सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और म्यूचुअल फंड एजेंट की प्रॉब्लम ये होती है कि हाउ टू सेल म्यूचुअल फंड। हम नए लोगों को म्यूचुअल फंड सेल कैसे करें, हाउ टू कन्विंस क्लाइंट टू बाय अ म्यूचुअल फंड। क्लाइंट को म्यूचुअल फंड लेने के लिए कैसे कन्विंस करें, एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए कैसे कन्विंस करें, क्लाइंट के साथ में कैसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करें ताकि आगे भी उससे हमें इन्वेस्टमेंट मिलता रहे, वो बिजनेस हमें देता रहे। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है हर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड एजेंट की। तो इसी पर आज हम प्रकाश डालने वाले हैं। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए आपके पास में स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए क्लाइंट को बताने के लिए। आप सिंपल क्लाइंट के पास में गए और क्लाइंट को बोल रहे हो कि सर इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए, इसमें अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, तो क्लाइंट नहीं इन्वेस्ट करेगा। ये कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं हुआ। जब तक आप उसे स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं बताओगे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तब तक वो आपसे म्यूचुअल फंड नहीं लेगा। स्ट्रॉन्ग रीजन अगर उसे पड़ गया आपका, तो वो जरूर आपके थ्रू इंप्रेस होकर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड को फोन किया और उससे 10,000 रुपये आपने मांगे, तो शायद आपको 10,000 रुपये ना दे। बट अगर आपने वहां पे स्ट्रॉन्ग रीजन जोड़ दिया कि मेरी माँ बीमार है, उसके ट्रीटमेंट में 10,000 रुपये कम पड़ रहे, तो मुझे प्लीज दे दे, तो वो शायद आपको दे देगा। अब देखिए, आपने स्ट्रॉन्ग रीजन जोड़ने की वजह से आपका यहाँ पे काम बन गया। और एक एग्जांपल हम देखते हैं कि आपने मान लो रास्ते में आप लिफ्ट मांग रहे हो किसी से, ठीक है, आप लिफ्ट मांग रहे हो बट कोई आपको लिफ्ट दे ही नहीं रहा। फिर वहां पे आपने एक स्ट्रॉन्ग रीजन जोड़ दिया, ठीक है, वहां पे स्ट्रॉन्ग रीजन आपने क्या जोड़ दिया कि घर पर मेरे बच्चे अकेले हैं, ठीक है, मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है और टैक्सी के लिए मेरे पास में पैसे नहीं है, तो फिर आपको लिफ्ट जरूर मिल जाएंगी। तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन जोड़ने से आपका काम बन जाता है। देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए जाओगे क्लाइंट के पास, तो क्लाइंट बेसिकली 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। वो 3 क्वेश्चन के आंसर आपसे जरूर चाहेगा, और आपने अगर इन 3 क्वेश्चन के आंसर लॉजिकल वे में उसे समझा दिए ना, तो जरूर क्लाइंट आपसे इंप्रेस हो जाएगा और आपके थ्रू वो इन्वेस्ट करेगा। ये 3 क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं? ये 3 क्वेश्चन रहेंगे, वाई म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी। मैं म्यूचुअल फंड और एसआईपी में ही इन्वेस्ट क्यों करूं, मैं अदर असेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं करूं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, वाई नाउ, मैं अभी ही पैसा क्यों इन्वेस्ट करूं, मैं 6 महीने के बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद मैं इन्वेस्ट करूंगा, अभी क्यों करूं। तीसरा क्वेश्चन रहेगा, वाई नॉट ऑनलाइन, मैं आपसे ही म्यूचुअल फंड क्यों लूं, मैं तो ऑनलाइन भी इन्वेस्ट कर सकता हूं, कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो कि काफी सस्ते में म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कराते हैं, मैं आपसे ही क्यों लूं। ये 3 क्वेश्चन के आंसर उसे लॉजिकल वे में आपको समझा के बताने हैं। अगर वो नहीं भी पूछता है तो आप कोशिश करिए कि अपने तरफ से इसके आंसर दे दे, तो जरूर वो इंप्रेस होकर आपके थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको आंसर देना है क्लाइंट को इन 3 क्वेश्चन के। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ इस तरीके से देना है, जब क्लाइंट पूछेगा कि मैं म्यूचुअल फंड में ही पैसा इन्वेस्ट क्यों करूं, अदर असेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं करूं, तो क्लाइंट को आपको बताना है, देखिए सर, एफडी में 6% के अराउंड रिटर्न मिलता है, ठीक है, इतना तो इन्फ्लेशन रेट ही है, अगर एफडी का रिटर्न बन भी रहा है तो ये तो महंगाई खा जा रही है, इन्फ्लेशन रेट ही 6% के अराउंड चलता है। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 8% आपको पैसा मिलेगा साल का। रियल एस्टेट में भी 8% के अराउंड ही रिटर्न बनता है। कोई हॉट फेवरेट लोकेशन पे होंगी प्रॉपर्टी तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा परसेंटेज का बन जाए, बट नॉर्मली 8% का रिटर्न रियल एस्टेट में बनता है, एवरेज रिटर्न। म्यूचुअल फंड ने अभी तक की हिस्ट्री में जब से शुरुआत हुई तब से 12 से 15% का एवरेज रिटर्न दिया है, और आगे भी यही रिटर्न की उम्मीद है। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड वाली कैटेगरी में मिलता है, ये हिस्ट्री बता रही है अभी तक की। तो इसीलिए हमें म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बने, हमारा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बने। अब अगला सवाल इमीडिएटली क्लाइंट का ये आ जाता है कि जब आप हम एफडी की बात कर रहे हैं, गोल्ड की बात करते हैं, यहाँ पे तो रिस्क कम है, एफडी में तो 0 रिस्क है, गोल्ड में बहुत, मतलब गोल्ड में रिस्क कम हो जाता है, क्लाइंट को लगता है ऐसा, गोल्ड में रिस्क कम है, रियल एस्टेट में भी रिस्क कम है, बट म्यूचुअल फंड जब हम बोलते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क है, इज अ बिग रिस्क। तो क्लाइंट को बताना है, देखिए सर, म्यूचुअल फंड में रिस्क जरूर है, बट वो शॉर्ट टर्म में है, लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में रिस्क बिल्कुल नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क कभी आपको दिखेगा ही नहीं। ये इस तरीके से आप क्लाइंट को बताइए। एग्जाम्पल देखिए, मान लो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, अगले साल वो 100 रुपये के आपके 90 रुपये हो गए, फिर दूसरे साल वो 90 रुपये के 80 रुपये हो गए, तो आपका पैसा डाउन जा रहा है, बस 2 साल हुए अभी आपको। तीसरे साल वो 80 रुपये के वापस से आपके 100 हो गए, ठीक है। चौथे साल ये 100 के 120 हो गए, और 5वें साल ये 120 के 200 रुपये हो गए। तो 5 साल में आपके पैसे 100 रुपये के 200 रुपये हो गए, डबल हो गए। अब ये जो आपके 200 रुपये हो गए 100 के, अब इसके बिल्कुल लगभग नहीं के बराबर चांसेस है कि वापस ये 100 के नीचे जाएगा। आपका जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 100, इसके नीचे जाने के चांसेस अब इस लेवल पे बिल्कुल नहीं के बराबर होगा, बिल्कुल 0 होगा। अब यहाँ से आगे ही बढ़ता चला जाएगा, 200 हुआ, 200 का में भी हो सकता है कि 180 हो जाए, फिर वापस 250 हो जाए, 300, 400, 500, ये आगे ही जाता जाएगा। अब फिर कभी आपको रिस्क दिखेगा ही नहीं, क्योंकि पैसा जो आपने ओरिजिनल इन्वेस्ट किया उसके नीचे आप कभी जाओगे ही नहीं।
तो रिस्क आपको सिर्फ इधर दिखा, पहले साल दिखा, दूसरे साल दिखा, बस 2-3 साल तक ही आपको रिस्क दिखेगा, उसके बाद में आप रिस्क दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से रिस्क का जवाब आप दे सकते हो। उसके बाद आप ये शो योर ओन इन्वेस्टमेंट, शो योर इन्वेस्टमेंट। आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर खुद भी अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करके रखिए, और वो वाला इन्वेस्टमेंट क्लाइंट को आप दिखाइए कि सर देखिए मैंने भी इसमें इन्वेस्ट करके रखा हूँ, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, भले ही कम पैसे की SIP करो बट इन्वेस्टमेंट जरूर दिखाइए। उससे क्लाइंट को ट्रस्ट आपके ऊपर आएगा कि ये जो मुझे प्रोडक्ट बता रहा है ये सच में जेन्युइन प्रोडक्ट बता रहा है, क्योंकि खुद ये इसमें इन्वेस्टेड है, सिर्फ ये मुझे कोई चिपकाने नहीं आया है कोई प्रोडक्ट। तो इस तरीके से क्लाइंट को आप इस पहले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ इस तरीके से देना है क्लाइंट को। जब क्लाइंट आपसे पूछेगा कि चलिए मुझे म्यूचुअल फंड तो समझ में आ गया, मुझे म्यूचुअल फंड की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई, बट मैं अभी ही इन्वेस्ट क्यों करूँ, मैं बाद में भी तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, अभी ही इन्वेस्ट क्यों करूँ। तो उसको आपको बोलना है देखिए सर जितना आप लेट करोगे उतना ही आपका नुकसान होते चले जाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल उसे बताना है आपको। एक एग्जांपल में देखिए कि म्यूचुअल फंड में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर 5 साल में पैसा डबल हो रहा है, और म्यूचुअल फंड में हर 5 साल में पैसा डबल होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको 15 साल का एनुअल रिटर्न मिलता है तो आराम से 5 साल में पैसा आपका म्यूचुअल फंड में डबल होता है। और जैसे कि मैंने बोला कि एवरेज रिटर्न 12 से 15 है, तो आराम से म्यूचुअल फंड में 15% का रिटर्न आप कमा सकते हो। अब ये मान लो मिस्टर नाव है, ठीक है, और ये मिस्टर लेटर है। मिस्टर नाव ने क्या किया, 25 साल की एज में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में, और मिस्टर लेटर ने देरी की, ठीक है। मिस्टर लेटर ने 30 साल की एज में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। अब मिस्टर नाव जो है 25 साल की एज में उसने पैसा इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल हम देख रहे हैं, SIP का भी आप बना सकते हो। तो 30 साल का जब वो हुआ तो उसके 1 लाख के 2 लाख बन गए, जब वो 35 का हुआ तो 4 लाख बन गए, जब वो 40 का हुआ तो 8 लाख बन गए, 45 का हुआ तो 16 लाख बन गए। ऐसा करते करते जब वो 60 का हुआ तो उसके 1,28,00,000 रुपए बन गए मिस्टर नाव के। अब मिस्टर लेटर ने क्या किया कि 25 की एज में उसने शुरुआत नहीं की, उसने 30 की एज में शुरुआत की, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। तो जब वो 60 का हुआ तो उसके 64 लाख ही बने, ठीक है। लेट शुरुआत करने के कारण इसके पैसे कम बने, जल्दी शुरुआत करने के कारण इसके पैसे ज़्यादा बने। और कभी भी मिस्टर लेटर जो है हमेशा मिस्टर नाव से पीछे ही रहने वाला है, क्योंकि इसने शुरुआत ही लेट कर दी। लेकिन अब जो आगे भी ये इन्वेस्टमेंट चलेगा, इसका 2 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट पहुंच जाएगा जब ये 65 का होगा, और इसका 1,28,00,000 होगा जब ये 65 का होगा। तो मतलब जैसा जैसा समय बीतते जाएगा मिस्टर नाव इससे आगे ही रहने वाला है और मिस्टर लेटर हमेशा पीछे ही रहने वाला है। और एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, आगे पीछे की तो बात है, बट और एक बात देख रहे हो कि इनका जो कॉर्पस का डिफरेंस है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इनका कॉर्पस का समय भी बढ़ता जा रहा है, ठीक, लेट और जल्दी शुरुआत करने के कारण। देखिए यहाँ पर देखिए दोनों के, जब ये 30 साल के दोनों थे तो इसके बाद में 2 लाख रुपए था, इसके बाद में 1 लाख रुपए का डिफरेंस। कितना है, सिर्फ 1 लाख रुपए का दोनों के कॉर्पस में। जब ये 35 साल के थे तो इसके बाद 4 लाख थे, इसके बाद 2 लाख थे, सिर्फ कितने का डिफरेंस है, 2 लाख का डिफरेंस है। जब ये 40 के हुए तो डिफरेंस 4 लाख का हो गया, जब ये 45 के हुए डिफरेंस 8 लाख का हो गया, जब ये 50 के हुए तो डिफरेंस 16 लाख का हुआ, जब ये 55 के हुए डिफरेंस 32 लाख का हो। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है कॉर्पस का डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है। तो जितने जल्दी आप शुरुआत कर दोगे उतना ही ज़्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए क्या होता है कि आपका पैसा तेजी से बनता है, पैसे पे पैसा बनता चला जाता है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको लेना है तो आपको जल्दी शुरुआत करना पड़ेगा। जितने जल्दी आप शुरुआत कर दोगे उतना ही आगे जाके आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जितना लेट करोगे उतना ही ज़्यादा आपका नुकसान है। क्योंकि म्यूचुअल फंड आपसे समय मांगता है, ठीक है, पैसा तो मांगता है बट पैसे से ज़्यादा समय मांगता है। अगर आपने म्यूचुअल फंड को समय दे दिया ना तो कम पैसे इन्वेस्ट करके भी आप बड़ा पैसा बना सकते हो। अगर आपके पास समय कम है ना तो ज़्यादा इन्वेस्ट करके भी आप कम ही पैसा बनाओगे। तो समय, म्यूचुअल फंड को समय दीजिए, समय दोगे तो वो आपको ज़बरदस्त रिटर्न बना के दे देगा, उसे पैसा भले ही आप कम दो। अब तीसरे सवाल का जवाब आपको किस तरीके से देना है। जब क्लाइंट आपसे ये पूछेगा कि वाई नॉट ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन इन्वेस्ट क्यों नहीं करूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए मैं इन्वेस्ट पैसा क्यों नहीं करूँ, मैं क्यों आपके थ्रू इन्वेस्ट करूँ, मतलब एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करूँ। तो उनको आपको 2 एग्जाम्पल बताना है। ये 2 एग्जाम्पल कि सर देखिए जब आपको हेयर कट करना होता है तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम बार्बर के पास में जाते हैं, ठीक है, हम बार्बर के पास में जाते हैं, बार्बर को पैसा देते हैं और हेयर कट करके आते हैं। हम घर पर हेयर कट नहीं करते हैं, ठीक है, घर पर कैंची लेके हम खुद ही अपने बाल नहीं काटते। क्यों? बिकॉज हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है, वो स्किल हमारे अंदर नहीं है, हेयर कट करने की स्किल हमारे अंदर नहीं है। अगर हम ये ट्राई करेंगे तो इसमें वे भी हो सकता है कि हम अपना लुक बिगाड़ दे, हम अपने गलत हेयर कट करके अपना लुक बिगाड़ दे। तो ये रिस्क हम नहीं लेना चाहते, इसलिए हम क्या करते हैं, हम बार्बर के पास में जाते हैं, उसे पैसे देते हैं और वहाँ से एक प्रोफेशनल हेयर कट हमें करके मिलता है। क्योंकि बार्बर उस चीज़ में एक्सपर्ट है, रात दिन का काम बार्बर का ये है हेयर कट करना, तो उसमें एक्सपर्ट है, उसके पास में वो स्किल है।
इसलिए हम वो चीज़ प्रेफर करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल उसे बता सकते हो आप, सर देखिए जब आप बीमार पड़ते हो तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर हमें चेक करता है, फिर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, फिर हम वो मेडिकल स्टोर से लेते हैं। हम डायरेक्टली मेडिकल स्टोर में नहीं जाते, हम बीमार पड़ गए डायरेक्टली हम मेडिकल स्टोर में चले गए, वैसा हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हेल्थ के साथ में रिस्क हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर का रात दिन का काम है पेशेंट को ट्रीट करना। डॉक्टर को पता है कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई देना है, ठीक है। डायरेक्टली हम मेडिकल स्टोर में चले गए तो इसमें रिस्क है। मेडिकल स्टोर वाला एक्सपर्ट नहीं है, वो डॉक्टर तो नहीं है, सिर्फ उसे मेडिसिन बेचना आता है, ठीक है। डॉक्टर की प्रेस्क्राइब की हुई मेडिसिन वो बेच सकता है, वो डॉक्टर नहीं है, तो उससे पता नहीं चलेगा कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई देना। वो गलत दवाई अगर आपको दे दिया तो आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो रिस्क हम नहीं लेना चाहते, इसलिए हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर को फीस देते हैं, डॉक्टर उस चीज़ का एक्सपर्ट है। हम पैसे बचाने की कोशिश नहीं करते, डॉक्टर की फीस बचाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर हम बार बार पे पैसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम डॉक्टर के पैसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट का कमीशन बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस केस में म्यूचुअल फंड एजेंट और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही आपके डॉक्टर और आपके बार्बर है, ठीक है। ये लोग म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट हैं, इनको पता है कि कौन से बंदे को कौन सा म्यूचुअल फंड देना है, उसके जो डिज़ायर गोल हैं, उसके जो लॉन्ग टर्म के गोल होंगे, बच्चे की शादी कराना है, बच्चों का एजुकेशन कराना है, रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए, तो उस समय तक उतने पैसे बनने चाहिए, तो उसे कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए, कितना पैसा डालना चाहिए, ठीक है, कैसे डालना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए, कितनी एसआईपी करना चाहिए, कितने लमसम करना चाहिए, ये सारी बातें म्यूचुअल फंड एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर आपको अच्छे से समझा सकता है, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब आप घर पर ही अपने बाल काट रहे हो या डायरेक्ट मेडिकल स्टोर में जाके मेडिसिन खा ले रहे हो, तो वो हो गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कुछ उस तरीके से हो गया। आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो बट आपको पता नहीं है कि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ सही अमाउंट है, कम है, ज़्यादा है, सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें, यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई हेल्प नहीं मिलेंगी, तो ये सारी चीज़ें और दिक्कत है। तो यहाँ पर हम 2 पैसे अगर म्यूचुअल फंड एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन देते हैं तो ये हमारे जो डिज़ायर गोल है, जो हम चाहते हैं, एंड रिजल्ट जो हम चाहते हैं, ये हमें वो दिला सकते हैं। यहाँ पे मिलेगा एंड रिजल्ट, नहीं मिलेगा पता नहीं, ठीक है। जिस तरीके से इधर रिस्क दिखा हमको बार्बर के केस में, डॉक्टर के केस में, वो रिस्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी है। तो इस बात को आप समझिए सर, और हमारे साथ आइए यहाँ पे जरूर। जिस तरीके से इधर आपको आप सेटिस्फाइड रहते हो, इधर भी आप सेटिस्फाइड रहोगे। तो इस तरीके से तीनों क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हो क्लाइंट को। और क्लाइंट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आप क्या करिए, क्लाइंट की फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। फाइनेंशियल प्लानिंग में आप क्लाइंट से पूछिए कि आपके लॉन्ग टर्म के कौन कौन से गोल है। क्लाइंट अपने गोल बताएगा कि मुझे बच्चों की शादी कराना है, बच्चों का एजुकेशन है, रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए, कार खरीदना है, फॉरेन ट्रिप, जितने भी वो फाइनेंशियल गोल बताएगा, उस गोल को इन्फ्लेशन के साथ में आप ऐड करिए कि अब ये जो गोल है आने वाले 5 साल के बाद किया, 10 साल, 15-20 साल के बाद किया, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से उस समय कितना पैसा लगेगा, और उतना पैसा बनाने के लिए आज की तारीख में कितने की एसआईपी करना पड़ेगा या फिर कितने का लमसम करना पड़ेगा, इसका पूरा आप कैलकुलेशन करके क्लाइंट को बताइए। जब ऐसा आप करोगे तो ऑब्वियसली वो बड़ा अमाउंट निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि हर किसी के गोल बड़े होते हैं, हर किसी के सपने बड़े होते हैं, तो वो अमाउंट बड़ा निकल कर आता है। तो इस तरीके से ज़्यादा अमाउंट आप क्लाइंट से उठा सकते हो इन्वेस्टमेंट के रूप में। सिर्फ क्लाइंट को सिंपल मत बोलिए कि सर आप 5,000 रुपये की एसआईपी कर दीजिए, 10,000 रुपये की एसआईपी कर दीजिए, नहीं। बिल्कुल लॉजिकल वे में उसे समझा के बताइए कि कितने की एसआईपी करने की सर आपको ज़रूरत है आज की तारीख में। फिर वो क्लाइंट आप वहाँ पे निकल कर मान लो आ गया कि आपने जो फाइनेंशियल प्लानिंग करे उसमें निकल कर ये आ गया कि क्लाइंट को आज के तारीख में 20,000 रुपये की एसआईपी करने की ज़रूरत है। अब क्लाइंट बोलेंगे यार मेरी तो इनकम ही 30,000 रुपये महीने की है, 20,000 रुपये कैसे करूँगा इन्वेस्ट। सर ये रिक्वायरमेंट है, मतलब आपने जो गोल बताया उसके हिसाब से ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप दोगे 20,000 रुपये हर महीने आज, तो आपके ये सारे गोल पूरे होंगे जो गोल आपने बताए। अगर नहीं दोगे तो वो गोल आपके पूरे नहीं होंगे। अगर आप 10,000 दोगे तो आपके आधे गोल पूरे होंगे। तो वो बोलेगा चलो ठीक है यार 10,000 रुपये दे देता हूँ, कम से कम आधे गोल तो मेरे पूरे होंगे। मतलब क्लाइंट को खुद लगेगा कि कितना हमें देना है, तो उसमें वो मैक्सिमम उसकी जो कैपेसिटी रहेगी, फुल कैपेसिटी, उतना वो देने की कोई ज़रूर कोशिश करेगा। तो इस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट क्लाइंट से उठा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और ये स्किल का मतलब ये जो टेक्निक का यूज़ करके आप अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस को आगे बढ़ाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। दिस इज इमरान शेख।